तो सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूँ कि जो यूजीसी नेट एक एग्ज़ाम होता है, जो भी असिस्टेंट प्रोफ़ेसर या फिर पीएचडी या फिर आप जेआरएफ क्लियर करने के लिए करते हैं, है ना? और ये जो एग्ज़ाम होता है साल में 2 बार होता है, एक जून अटेम्प्ट होता है सेशन और एक दिसंबर अटेम्प्ट होता है आपके पास, ठीक है? तो जून वाला जो अभी हो चुका है, अभी जो नेक्स्ट साइकिल है वो दिसंबर का है, ठीक है? तो ये जो एग्ज़ाम होता है, यहाँ पे आपके 2 पेपर होते हैं, ठीक है? मेनली 2 पेपर रहेंगे आपके, एक रहेगा पेपर 1 जो कि जनरल पेपर रहेगा और एक रहेगा पेपर 2 जो कि आपका कोर सब्जेक्ट रहेगा, ठीक है? अब आपका कोर सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, वो आपका फिज़िकल एजुकेशन हो सकता है, वो आपका साइकोलॉजी हो सकता है ना? वो आपका कॉमर्स फील्ड से हो सकता है, वो कोई भी फील्ड से हो सकता है, ठीक है? तो जो पेपर 1 रहेगा, वो रहता है जनरल, वो सारे सब्जेक्ट्स के लिए जो सिलेबस रहता है पेपर 1 का, वो एकदम सेम रहेगा, ठीक है? तो पेपर 1 का प्रिपरेशन हम यहाँ पे करेंगे अचीवर्स पॉइंट पे और ये 1 साल से ये बैच चल रहा है और बहुत सारे नेट क्वालिफाइड स्टूडेंट्स हमने प्रोड्यूस किए हैं, ठीक है? अब एक बार हम सिलेबस देख लेते हैं कि हमारा सिलेबस किस प्रकार से है। तो ये है हमारा सिलेबस पेपर 1 का, ठीक है? और यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं 10 यूनिट्स, ठीक है? टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कॉम्प्रिहेंशन, कम्युनिकेशन, मैथ्स मैथ्स के रीजनिंग एप्टीट्यूड रहेंगे आपके पास, लॉजिकल रीजनिंग रहेगा, डाटा इंटरप्रिटेशन, डीआई, आईसीटी आपके आपके कंप्यूटर से रिलेटेड, उसके बाद एनवायरनमेंट और हायर एजुकेशन, ठीक है? तो इसमें सबसे पहली चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ कि जो रिसर्च एप्टीट्यूड हमारा है, इसके साथ आपका स्टैटिस्टिक्स भी इंक्लूड रहता है, ठीक है? सिर्फ रिसर्च नहीं आती, पेपर 1 में रिसर्च के साथ-साथ आपको स्टैटिस्टिक्स के भी क्वेश्चन्स देखने को मिलते हैं। ये हमको पिछले 2-3 साइकिल से समझ में आ रहा है, जैसा कि हम पेपर देख रहे हैं तो हमको समझ में आ रहा है कि कैसे रिसर्च के साथ-साथ हमें स्टैटिस्टिक्स का भी क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो मैं यहाँ पर पेपर 1 में आपको रिसर्च भी कवर कराऊँगा और स्टैटिस्टिक्स भी कवर कराऊँगा, ठीक है? और ये जो दोनों चैप्टर्स हैं आपके, ये आपके पेपर 2 में भी इंक्लूडेड हैं। आपका जो भी सब्जेक्ट है, आपका जो भी सब्जेक्ट होगा, उसमें जो रिसर्च और स्टैटिस्टिक्स रहेगी, वो मैं आपको यहाँ पे कवर कराऊँगा, ठीक है? बाकी कौन-कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं, जो मेन आपको फ़ोकस करने हैं, ठीक है? तो ये अपना जो रिसर्च और स्टैटिस्टिक्स है, ये अपना बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो जाता है, क्योंकि ये पेपर 1 में भी आता है और पेपर 2 में भी आता है, ठीक है? उसके बाद हम देखें, तो मैथ्स और डीआई ये एक ऐसा पोर्शन है, जिसमें स्टूडेंट्स को बहुत ही दिक्कतें होती हैं, बहुत ही प्रॉब्लम होती है, ठीक है? और मैं आपको बता दूँ, जो जनरल पेपर होता है हमारा, वहाँ पे मैथ्स और डीआई के उतने टफ क्वेश्चन्स नहीं आते हैं, ठीक है? क्वेश्चन्स का लेवल जो होता है, वो एकदम साधारण होता है, ईज़ी होता है। तो अगर हम इसमें ज़्यादा टाइम दें, मैथ्स और डीआई जो चीज़ है, अगर हम इसमें ज़्यादा टाइम दें, क्योंकि ये सिर्फ़ माँगता है प्रैक्टिस। आप जितना अच्छा प्रैक्टिस करोगे, उतना हम वहाँ पे अच्छे से प्रोड्यूस कर पाएँगे, ठीक है? तो ये जो पोर्शन रहेगा, इसके लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? इसको टाइम ज़्यादा देंगे और मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बोला भी है कि ये वाला जो चीज़ है आप इसको थोड़ा-सा कवर कीजिए अच्छे से, है ना? उसको और ज़्यादा मतलब क्लासेस लीजिए इसकी। तो इसके लिए हम बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन्स लेके आएँगे, जो आपके क्वेश्चन पेपर में बन रहे हैं, एकदम उसी से रिलेटेड। और ये जो आपका पूरा सिलेबस आपको रहेगा, आपका आपका जो भी पूरा सिलेबस रहेगा, ये एकदम एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही रहेगा। कुछ एक्स्ट्रा हमको फालतू का पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, ठीक? जैसा पेपर में आ रहा है पिछले 2 साल से 3 साल से, एकदम उसी बेसिस पे आपके कंटेंट रहेंगे पूरे। क्लियर है? तो मैथ्स और डीआई ये मेन फोकस हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपको 10 से 12 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। 10 से 12 क्वेश्चंस और ये मज़ाक नहीं है, ठीक है? तो एक्चुअल में जो सिलेबस इन्होंने दिया है, उसके हिसाब से प्रोपोर्शन तो सभी का 5-5 नंबर का रहता है। सारे जो यहाँ पे चैप्टर्स आपको दिख रहे हैं, सभी 5-5 नंबर के रहते हैं, ठीक है? लेकिन पिछले 2-3 बार से अब ऐसा देखा गया है कि एक जो डिस्ट्रीब्यूशन रहता है क्वेश्चंस का, वो एकदम अनइवन रहता है, ठीक है? किसी से ज़्यादा आ जाते हैं, किसी से कम आ जाते हैं, ठीक है? तो मैं वही आपको बता रहा हूँ कि ये जो है मेन फ़ोकस अपना आपका, ये 10 से 12 क्वेश्चन्स आपको यहाँ पे मिलेंगे ही मिलेंगे, कन्फर्म है, ठीक?
इसके बाद जो इंपॉर्टेंट एक चैप्टर एक और बन जाता है, वो है आपका रिसर्च एप्टीट्यूड, ये हमने डिस्कस कर लिया। फिर आता है हमारा लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है? ये चैप्टर पता नहीं, देखने में आपको स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि बहुत ही डिफिकल्ट लगता है, लेकिन इसमें बहुत आसान है। ये आपका बहुत जल्दी कवर होगा। कुछ 2-3 फैलेसीज़ हैं, जो फैलेसी जो मेन है इनफॉर्मल और फॉर्मल वाली, वो हमको कवर करनी है। और नेक्स्ट थिंग, इसका जो प्रोपोज़िशंस है, और इसी का मैं कुछ क्वेश्चन्स आपको आज कराऊँगा, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि ये उतना डिफिकल्ट नहीं है, जिस लेवल के क्वेश्चंस इसमें से आते हैं। लेवल इसका एकदम आसान आता है क्वेश्चन पेपर में, लेकिन हम इस प्रोपोर्शन को छोड़ देते हैं, ठीक है? चलिए, उसके बाद जो मेन थिंग रहेगा हमारा, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो भी कंप्यूटर बेस्ड रहेगा, और एनवायरनमेंट, ये हम फिर अच्छे से कवर करेंगे, ठीक है? और बाकी कॉम्प्रिहेंशन और डीआई, इसका प्रैक्टिस मैं आपको कराऊँगा लास्ट में, ठीक है? तो ये सारा जो आपको पोर्शन दिख रहा है, कुछ इस प्रकार से हम कवर करेंगे, है ना? कहाँ-कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, हमको कहाँ-कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, हम पहले वो सारी चीज़ों को कवर करेंगे अच्छे से। क्लियर है? सभी को ये पोर्शन समझ में आ रहा है? सिलेबस समझ में आ रहा है? डन? ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, मैं डेमो क्लास में आपको पढ़ाऊँगा लॉजिकल रीज़निंग के बारे में, ठीक है? जो देखने में बहुत डिफिकल्ट सा लगता है, लेकिन पिछले 2-3 बार से जो क्वेश्चन पेपर आ रहे हैं, इससे इससे इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत ही साधारण आते हैं, ईज़ी आते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, हम जो लॉजिक होता है उसको पकड़ नहीं पाते हैं। 1-2 लॉजिक है इधर-उधर का, उसको अगर हम फिट बैठाते हैं, तो हमारा क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाता है, ठीक है? तो हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे लॉजिकल रीज़निंग। सभी को स्क्रीन विज़िबल है? एक बार सभी थम्स अप कर दो। सभी को स्क्रीन अच्छी तरह से विज़िबल है? ओके, ठीक है। तो लॉजिकल रीज़निंग में हमको देखने को मिलता है प्रोपोज़िशन वाले क्वेश्चंस, ठीक है? अब ये प्रोपोज़िशंस होते क्या हैं, ठीक है? सबसे पहले आपको प्रोपोज़िशन का एक एग्ज़ाम्पल देके बताता हूँ, जैसे यहाँ पे लिखा है, ऑल कैट्स आर मैमल्स, ठीक है? मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ। ठीक? अब इस प्रोपोज़िशन में आपको 2-3 चीज़ें देखने को मिलती है, ठीक है? पहले वो डिस्कस कर लेते हैं हम। सबसे पहली चीज़ क्या होती है यहाँ पे? क्वालिटी, ठीक है? अब क्वालिटी क्या हो सकती है? क्वालिटी आपकी या तो पॉज़िटिव हो सकती है, या तो नेगेटिव हो सकती है, ठीक? क्वालिटी हमारी 2 टाइप की हो सकती है, या तो पॉज़िटिव या तो नेगेटिव। मैं सब चीज़ आपको एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है? उसके बाद क्या होता है, एक और चीज़ इंक्लूड यहाँ पे, क्वांटिटी, ठीक? अब क्वांटिटी भी आपकी क्या रहेगी? क्वांटिटी मतलब कितना, कोई भी चीज़ का कितना अमाउंट, कितना, है ना? तो या तो ऑल, या तो सारा हो सकता है, मतलब सभी को इंक्लूड कर रहे हैं अपन, ऑल, या तो सम, या तो सम नॉट, और या फिर नो, मतलब कोई सा भी नहीं। यहाँ पे आप एग्ज़ाम्पल में देख सकते हैं, ऑल, ऑल मतलब ये देखो, ये हमारा क्या है? ये है हमारा क्वांटिफायर, क्वांटिटी, जो हमको बताता है कि कोई भी चीज़ कितने अमाउंट में है। ऑल कैट्स आर मैमल्स मतलब सारे ही कैट मैमल्स हैं, टोटल सारे कैट की बात कर रहे हैं, सबको कवर कर लिया। लाइकवाइज़ यहाँ क्या बोल रहा है? नो कैट्स आर रेप्टाइल्स, मतलब कोई सा भी कैट रेप्टाइल नहीं है। तो यहाँ पर किसी की भी नहीं बात कर रहे हैं, है ना? तो ये हमारा क्वांटिटी है कि कोई भी चीज़ कितना अमाउंट में है हमारे पास। यहाँ पे बोल रहा है सम कैट्स आर, मतलब कुछ बिल्लियाँ हैं, और यहाँ पे क्या कह रहे हैं? सम कैट्स आर नॉट, मतलब कुछ बिल्लियाँ लॉन्ग हेयर्ड नहीं है। ठीक है? तो इतना समझ में आ रहा है? क्वालिटी का मतलब क्या है कि या तो ये पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा, है ना? और क्वांटिटी का मतलब क्या है कि वो हमको बता रहा है कि कोई भी चीज़ कितने अमाउंट में है हमारे पास। या तो पूरा है, सारा का सारा है, या तो कुछ भी नहीं है, या तो कुछ है, सम आर, या तो कुछ नहीं है। ठीक? ऐसे हम बता रहे हैं। ये हमारा हो गया क्वांटिटी। क्वालिटी क्या है? पॉजिटिव या नेगेटिव। अब
पॉजिटिव, या तो पॉजिटिव हो सकता है या तो नेगेटिव हो सकता है। तो हमारा ये जो प्रोपोज़िशन आपको दिख रहा है, इसमें 2 पॉजिटिव रहते हैं और 2 नेगेटिव रहते हैं, ठीक है? अब ये देखो, ये वाला देखो, ऑल कैट्स आर मैमल्स, मतलब सारे कैट की बात कर रहे हैं, है ना? यहाँ पे आर लगा हुआ है, ऑल कैट्स आर मैमल्स, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। यहाँ पे क्या कह रहा है? सीधे-सीधे नो, नो मतलब कोई सा भी कैट नहीं है, तो ये हो गया हमारा नेगेटिव। लाइकवाइज अगर आप इसको देखेंगे तो यहाँ पे क्या लिखा है? सम कैट्स आर लॉन्ग हेयर्ड कैट्स, मतलब कुछ कैट्स हैं, कुछ कैट्स हैं मतलब हैं, तो मतलब ये हो गया हमारा पॉजिटिव, ठीक? अब ये जो आखिरी वाला देखो, यहाँ पे क्या लिखा है? सम कैट्स आर नॉट, नॉट लगा है इसके साथ, मतलब ये हो गया हमारा नेगेटिव, ठीक? तो आपको इतना ध्यान रखना है कि जहां भी नो या नॉट लगा होगा, वो हमारा हो जाएगा नेगेटिव, और जहां भी ऑल या फिर आर लगा है, खाली आर लगा है, तो वो हमारा हो गया पॉजिटिव, ठीक? तो हमारे पास 2 पॉजिटिव हो गए और 2 नेगेटिव हो गए, ठीक? अब यहाँ पे एक और चीज़ जो होती है, जो आपका क्वांटिटी होती है, वो हमको बताता है 2 चीज़, वो हमको बताता है 2 चीज़। या तो ये क्या रहेगा? यूनिवर्सल, मतलब सारा का सारा, मतलब सभी सभी लोगों की बात कर रहे हैं। अगर मैं किसी स्कूल में बच्चों की बात कर रहा हूँ, तो मैं सभी बच्चों की बात कर रहा हूँ। अगर मैं सिर्फ एक पर्टिकुलर क्लास की बात कर रहा हूँ, तो मतलब किसी एक क्लास की बात कर रहा हूँ, ठीक है? या तो ये हमारा रहेगा यूनिवर्सल, या तो रहेगा पार्टिकुलर, है ना? यूनिवर्सल मतलब स्कूल के सभी बच्चे आ गए, पार्टिकुलर मतलब कोई एक क्लास, कोई एक एक क्लास आई है ना? सपोज अगर मैं बात करूं, यूनिवर्सल हो गया क्लासेस 1 टू 12th, सभी बच्चे मेरे स्कूल के आ गए। अगर मैं सभी बच्चों की बात कर रहा हूं कि मतलब ऑल स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट, मेरे स्कूल के सभी स्टूडेंट्स इंटेलिजेंट है, ठीक? तो वो क्या हो गया हमारा? यूनिवर्सल, मैं सभी का बात कर रहा हूं। लाइकवाइज अगर मैं किसी एक क्लास की बात करूं, मैं यहाँ पे लिखूं क्लास 5th इज इंटेलिजेंट, है ना? तो यहाँ पे क्या हो गया? क्लास 5th इज इंटेलिजेंट, मतलब कुछ लोगों की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, तो वो क्या होगा? पार्टिकुलर, ठीक? अब आप ये वाला एग्जाम्पल को ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपको सब समझ में आएगा कि कौन सा यूनिवर्सल है और कौन सा पर्टिकुलर है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा है? सबसे पहला वाला ए में क्या लिखा है? ऑल कैट्स आर मैमल्स, ठीक? मतलब सभी कैट्स, सबको बोल दिया सभी कैट्स आर मैमल्स, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? यूनिवर्सल पॉजिटिव। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, यूनिवर्सल भी है और पॉजिटिव भी है, ठीक? अब यहाँ पे देखो, यहाँ क्या बोल रहा है? नो कैट्स आर रेप्टाइल्स। अगर ये वाला एग्जांपल समझाऊं मैं आपको, तो मैं कह सकता हूं कि नो स्टूडेंट इन दिस स्कूल इज इंटेलिजेंट, इस स्कूल में कोई भी स्टूडेंट इंटेलिजेंट नहीं है। अपना माइक बंद करो, किसका माइक ऑन है? ठीक है, तो ये मैं कह सकता हूं कि इस स्कूल में कोई भी इंटेलिजेंट नहीं है ना? तो ये क्या हो जाएगा हमारा? यूनिवर्सल नेगेटिव। नो कैट्स आर रेप्टाइल्स, मतलब कोई भी कैट रेप्टाइल नहीं है। अब ये वाला देखना, सम कैट्स आर लॉन्ग हेयर्ड, मतलब कुछ कैट हैं। जैसे मैं यहां बता रहा था आपको कि सम स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट, क्लास 5th स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट, है ना? तो ये क्या हो गया हमारा? पार्टिकुलर पॉजिटिव है, ठीक है? हम इसको कह सकते हैं पार्टिकुलर पॉजिटिव। अब देखो ये वाला क्या है? सम कैट्स आर नॉट लॉन्ग हेयर्ड, है ना? तो ये हमारा क्या हो रहा है? नेगेटिव, और सम की बात कर रहे हैं, तो ये हो गया पार्टिकुलर। तो जहां-जहां ऑल या नो आएगा, वो हमारा हो जाता है यूनिवर्सल, और जहां-जहां सम आपको देखने को मिलता है, वो हमारा हो जाता है पार्टिकुलर। और इसी हिसाब से आप डिफाइन कर सकते हैं कि कौन सा आपका यूनिवर्सल पॉजिटिव है, कौन सा आपका यूनिवर्सल नेगेटिव है, कौन सा आपका पार्टिकुलर पॉजिटिव है, और कौन सा आपका पार्टिकुलर नेगेटिव है। यहां तक सभी को समझ में आया कि नहीं आया? एक बार बताओ मुझे। सभी थम्स अप कर दो अगर सभी को समझ में आ गया तो, या फिर किसी को कोई डाउट है तो बताओ। क्लियर है सभी को? रिस्पॉन्स प्लीज।
समझ में आ रहा है सभी को? चीजें आसान है ये भी? ठीक, अब आगे देखना। तो मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल सामने लिखा था, ऑल कैट्स आर मैमल्स। तो ये क्या है मेरा? क्वांटिटी। ठीक, आप पूरे प्रोपोज़िशन को आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, ये क्या है? क्वांटिटी। और ये क्या है? ये है मेरा क्वालिटी, जो मुझे क्या बताता है कि या तो ये पॉजिटिव होगा या तो ये नेगेटिव होगा। अगर ये आर है तो ये क्या है? पॉजिटिव। अगर यहाँ पे लिखा होता आर नॉट, तो मैं इसको कह सकता था कि ये हमारा नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर है? अब दो चीजें बच रही है। जो भी क्वालिटी के पहले आता है शुरू में, इसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट। ये ध्यान रखना। जो भी हमारा क्वालिटी के पहले आता है, इसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट। और जो भी हमारा क्वालिटी के बाद में आता है, सबसे लास्ट में आता है, इसको हम बोलते हैं प्रेडिकेट। क्लियर है? सभी को समझ में आ रहा है कि क्वांटिटी क्या है, सब्जेक्ट क्या है, क्वालिटी क्या है और प्रेडिकेट क्या है? यहां तक सभी को क्लियर है? सभी थम्स अप कर दो अगर समझ में आ गया तो। रेस्पॉन्ड करो सभी। क्लियर है यहां तक? आगे बढ़े हम। ठीक है। अब मैं आपके सामने ऐसा क्वेश्चन लाऊंगा जो इस बार के यूजीसी नेट के पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक, और आपको इस क्वेश्चन को बताना है कि इसका आंसर क्या है। जो भी हमने पढ़ा है उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन आया हुआ था इस बार। चलिए, क्वेश्चन सभी को विजिबल है? इस बार के पेपर में ये आया हुआ है, जून 2025 के पेपर में ये आया हुआ है। अब आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है, 1, 2, 3 या 4। चलिए सभी इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन सभी को क्लियर है? रेस्पॉन्ड करो। क्वेश्चन सभी को समझ में आ रहा है? ओके, ऑप्शन 2। बाकी सब भी रिप्लाई करें। आप अपना माइक को अनम्यूट करके भी बोल सकते हैं कि आपके हिसाब से क्या ऑप्शन सही है। एफर्मेटिव का मतलब पॉजिटिव है। ठीक है, जहां भी एफर्मेटिव लिखा हुआ है उसका मतलब पॉजिटिव है, बाकी नेगेटिव तो लिखा ही हुआ है। ओके, ऑप्शन 2। ठीक है, तो सभी का ऑप्शन 2 आ रहा है। हम एक बार देख लेते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया था? यूनिवर्सल एफर्मेटिव मतलब क्या? यूनिवर्सल पॉजिटिव। कहां पर यहाँ पर यूनिवर्सल पॉजिटिव देखो एक बार। यूनिवर्सल मतलब क्या आएगा? ऑल और पॉजिटिव। ये रहा हमारा यूनिवर्सल पॉजिटिव। ठीक है, ए का 2 कहाँ कहाँ है? यहाँ यहाँ है ए का 2। उसके बाद देखेंगे
यूनिवर्सल नेगेटिव, नेगेटिव है तो मतलब नो आएगा, नो एसएसपी, ठीक। अब बी का 1 इसी ऑप्शन में आ रहा है, तो ये ऑप्शन हमारा सही है। देखो यहाँ पे पार्टिकुलर पॉजिटिव मतलब सम आर, सम एस इज पी, और पार्टिकुलर नेगेटिव मतलब सम एस इज नॉट पी, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन सही है। अब बताओ, इतना आसान सा क्वेश्चन आया था, उसमें भी बहुत सारे लोग गलती करके आए हैं, ठीक है। एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ था ये, अब भी का पेपर का है। क्लियर है सभी को? सभी को समझ में आया ये वाला क्वेश्चन? एक बार सभी थम्स अप कर दो। सभी सॉल्व कर पाई वाला क्वेश्चन? आसान था, इस बार के पेपर में आया हुआ था, ठीक है। अब मैं आपको एक और चीज पढ़ाऊंगा। एकदम लॉजिक से सॉल्व करना है, कुछ और जगह फालतू को टाइम वेस्ट करना ही नहीं है, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला भी करंट अभी आया हुआ है, ऐसे क्वेश्चंस जो आपको देखने को मिलेंगे, ठीक। यहां तक हमने पढ़ ही लिया है, यूनिवर्सल पॉजिटिव किसे कहते हैं, हम ए को कहते हैं। और अब यहाँ पे आपको ये बताएगा, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले एक सेंटेंस बताया था, ये देखो आप यहाँ पे क्या लिखा है, ऑल कैट्स आर मैमल्स, ठीक है। मैं इसको यहीं पे लिख देता हूँ, ये एक बार फिर से लिख देता हूँ यहाँ पे, ऑल कैट्स आर मैमल्स, ठीक है। ये क्या था मेरा? क्वांटिटी, क्लियर है। ये क्या था मेरा? क्वालिटी, जो मेरे को बताता है कि या तो ये पॉजिटिव होगा या तो ये नेगेटिव होगा, क्लियर है। अब दो चीज बच रहा है, क्या क्या? एक है हमारा सब्जेक्ट और एक है हमारा प्रेडिकेट, ठीक। तो आपको बस ये लॉजिक के हिसाब से ये देखना है कि रूल क्या कहता है। रूल ये कहता है कि जब हमारा यूनिवर्सल पॉजिटिव है, जो कि ए में आपका सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, आपका सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड होता है और प्रेडिकेट अनडिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ठीक है। तो अगर ये सेंटेंस क्या है, ये सेंटेंस हमारा यूनिवर्सल पॉजिटिव है, ठीक। ए है, ये ए सेंटेंस है ना। तो ये क्या बता रहा है हमको कि इसका जो सब्जेक्ट है ये है डिस्ट्रीब्यूटेड, और इसका जो प्रेडिकेट है ये क्या है? अनडिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। इतना क्लियर है। और इसी को हम क्या कहते हैं, ये जो आप सिंबल देख रहे हैं ए ई आई ओ, इसको हम पता क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं मूड्स, इसको हम कहते हैं मूड्स। ये हमारा मूड्स है। तो कभी आपसे पूछा जाए कि मूड्स कौन कौन से होते हैं, तो आपको बताना है ए ई आई और ओ। ए मतलब क्या है? यूनिवर्सल पॉजिटिव, अभी हमने पढ़ा है ऊपर। ई का मतलब क्या है? यूनिवर्सल नेगेटिव, अभी हमने पढ़ा। आई का मतलब पार्टिकुलर पॉजिटिव और ओ का मतलब पार्टिकुलर नेगेटिव, ठीक है। अब आपको क्या करना है इसमें, आपको सिर्फ इसका जो रूल है उसको आपको रट लेना है, ठीक। देखिए जैसे ए है, ए में हमारा क्या है? सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड होता है लेकिन प्रेडिकेट अनडिस्ट्रीब्यूटेड होता है। लाइकवाइज ई की बात करूं, ई का सेंटेंस कैसा होगा इसका? नो कैट्स आर मैमल्स, ठीक। तो इसमें आपका कैट्स क्या रहेगा? डिस्ट्रीब्यूटेड, और मैमल्स भी आपका डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, जो यूनिवर्सल नेगेटिव है ई वाला, उसमें दोनों ही हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा। एकदम डायरेक्ट आपको रूल को रट लेना है बस। अब आई में क्या है? पार्टिकुलर पॉजिटिव, जहां पे हम कह सकते हैं कि सम कैट्स आर मैमल्स, कुछ लोग हैं, तो वो क्या रहे हमारा? दोनों ही अनडिस्ट्रीब्यूटेड है, दोनों ही हमारा अनडिस्ट्रीब्यूटेड है। और जो लास्ट वाला है ओ, वो क्या है? उसमें सब्जेक्ट तो हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड है, सब्जेक्ट हमारा अनडिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन हमारा प्रेडिकेट है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक। अब ये पार्टिकुलर जो नेगेटिव है ओ वाला, इसका एग्जांपल हो सकता है ये वाला, सम एस इज नॉट पी, जहां पे आपका सब्जेक्ट क्या रहेगा? अनडिस्ट्रीब्यूटेड, लेकिन आपका प्रेडिकेट क्या रहेगा? डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक। अब
ये इस लॉजिक के हिसाब से सिर्फ आपको इतना ही रटना है, इतना ही याद करना है कि कौन सा डिस्ट्रीब्यूटेड है और कौन सा अनडिस्ट्रीब्यूटेड है। समझ में आ रहा है? ए का कौन सा शब्द सब्जेक्ट है, ये हमारा सब्जेक्ट है और ये हमारा प्रेडिकेट है। ठीक, अगर मैं इस सेंटेंस को यहाँ पे लिख दूं तो कैट्स मेरा यहाँ पे आ जाएगा और मैमल्स मेरा यहाँ पे आ जाएगा। अब आपको इतना ही पता लगाना है कि कौन सा डिस्ट्रीब्यूटेड है और कौन सा अनडिस्ट्रीब्यूटेड है। अब इसी से रिलेटेड एक डायरेक्ट क्वेश्चन जो हमारे यूजीसी नेट के पेपर में अभी आया हुआ है, दिसंबर 2024 के पेपर में ये आया हुआ है, डायरेक्ट क्वेश्चन, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन। ठीक, अब आपको इसका आंसर बताना है। आप सामने से ये टेबल को देखिए, ठीक है, और इन सभी में से बताइए कि कौन कौन सा आपको सही लग रहा है। ऑप्शंस को भी छोड़ देते हैं क्योंकि ऑप्शंस यूजीसी नेट ने आंसर गलत दिया हुआ था, तो इसमें सभी को नंबर मिल गए थे। तो आप मुझे इन सभी में से बताइए ए बी सी डी ई इसमें से कौन सा सही है। ठीक है, यहाँ पर टेबल दिया हुआ है, इसमें से देख के बताइए आप अभी के लिए। चलिए सभी को सॉल्व करना है। अब अगर हम पहला वाला देखें, ए वाला, तो यहाँ पे मूड कौन सा है, ये है हमारा मूड, मूड है हमारा ए में यहाँ पे क्या बोला हुआ है, ए प्रोपोजिशन डिस्ट्रीब्यूट्स इट्स प्रेडिकेट टर्म, मतलब ये कह रहा है कि ए प्रोपोजिशन में आपका जो प्रेडिकेट वाला टर्म रहता है वो डिस्ट्रीब्यूट रहता है। तो आप देखिए यहाँ पर ए है हमारे पास, ये क्या इसका प्रेडिकेट डिस्ट्रीब्यूटेड है, नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सही यही लिखा हुआ है, ए प्रोपोजिशन डिस्ट्रीब्यूट्स इट्स प्रेडिकेट टर्म, जो कि गलत है। ए में कौन सा डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, सिर्फ सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, प्रेडिकेट डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं रहता है। चलो आगे देखो, बी सी डी ई में से बताओ कौन सा सही है। ओके, बी में दो, बी सही है हमारा, क्योंकि उसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों ही डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। क्लियर, और सी डी ई भी देख के बताओ। कौन कौन से सही है अब बताओ मुझे, ए बी सी डी ई में से। एक तो बी सही है हमारा, सही जवाब दिया है आपने, और सी डी ई में से बताओ। एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है, बस 4 टेबल याद करना है। ओके गुड, ऑप्शन डी। ठीक है, तो सभी का आंसर यही आ रहा है, सभी का आंसर ऑप्शन बी और डी आ रहा है। सभी बताओ एक बार मुझे, सभी का ऑप्शन बी और डी आ रहा है। चलिए देख लेते हैं एक बार। ए का हमने अभी चेक कर लिया, ये नहीं होगा। अब बी का चेक करते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है, ई प्रोपोजिशन। ई प्रोपोजिशन कहाँ है, ये रहा। ई प्रोपोजिशन डिस्ट्रीब्यूट्स इट्स सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट टर्म्स, मतलब ये कह रहा है कि जो हमारा ई वाला प्रोपोजिशन है उसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों ही डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं। तो देखो, ई प्रोपोजिशन है, इसका सब्जेक्ट भी डिस्ट्रीब्यूटेड है और इसका प्रेडिकेट भी डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ये ऑप्शन हमारा एकदम सही है। अब ऑप्शन सी देखते हैं हम, आई प्रोपोजिशन डिस्ट्रीब्यूट्स ओनली द सब्जेक्ट टर्म, जो हमारा आई प्रोपोजिशन है वो सिर्फ सब्जेक्ट टर्म को डिस्ट्रीब्यूट करता है, लेकिन ये गलत है। यहाँ पे आपका दोनों ही सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों ही आपका अनडिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा गलत। अब ऑप्शन डी को देखते हैं, ओ प्रोपोजिशन डिस्ट्रीब्यूट्स ओनली द प्रेडिकेट टर्म, कह रहा है कि ओ प्रोपोजिशन सिर्फ प्रेडिकेट टर्म को डिस्ट्रीब्यूट करता है। ये रहा हमारा ओ प्रोपोजिशन, ये कह रहा है सिर्फ प्रेडिकेट को डिस्ट्रीब्यूट करता है, सिर्फ उसी को, तो ठीक है, सही है। ये हमारा अनडिस्ट्रीब्यूटेड है और ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा डी। ई को देखेंगे, ए प्रोपोजिशन डिस्ट्रीब्यूट बोथ इज सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट टर्म, लेकिन आप देखो यहाँ पे ए प्रोपोजिशन
सिर्फ सब्जेक्ट को ही डिस्ट्रीब्यूट करता है, प्रेडिकेट को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता है, तो ये भी हमारा हो जाएगा गलत। तो कौन-कौन से ऑप्शन सही हो रहे हैं हमारे? बी और डी। सभी को समझ में आया ये? सभी को क्लियर है ये? सभी थम्स अप कर दो एक बार, सभी को समझ में आ गया तो। सभी रेस्पॉन्ड कर दो। सभी का यही आंसर आ रहा है? ओके, वेरी गुड। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा किसके बारे में? मूड्स के बारे में। तो आपका मूड्स का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ठीक? अब आप कोई भी सभी क्वेश्चन इससे रिलेटेड बना सकते हो, ठीक? आपने 2 बार के पेपर भी सॉल्व कर लिए। अब एक लास्ट चीज, अब मैं आपको पढ़ाऊंगा एक लास्ट चीज। जैसे हमारे पास होता है मूड्स, उसी तरह हमारे पास होते हैं फिगर्स। फिगर्स कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप के, 1, 2, 3 और 4, ठीक है? अब फिगर्स को समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगा, ठीक है? एग्जांपल को ध्यान से समझिएगा। हमारे पास सिलोगिज्म के कुछ सेंटेंस होते हैं, ठीक है? क्या होता है हमारे पास? अगर हमारे पास प्रीमाइस 1 हो, एक सेंटेंस, दूसरा सेंटेंस हो प्रीमाइस 2, और उसके बेसिस पे अगर हम कोई कंक्लूजन निकालते हैं, तो इन तीनों को हम क्या कहते हैं? सिलोगिज्म। अभी मैं आपको पूरा एग्जांपल देके अच्छे से समझाने वाला हूं, तो ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? अगर प्रीमाइस 1 में अगर मेरा लिखा हुआ है ऑल मैमल्स आर एनिमल्स, ठीक? ये मेरा पहला सेंटेंस हो गया, इसको मैं प्रीमाइस 1 लिख देता हूं। अब मैं प्रीमाइस 2, मेरा दूसरा सेंटेंस, मैं यहां पे अगर लिख दूं ऑल एलिफेंट्स आर मैमल्स, ठीक है? अब अगर इनके बेसिस पे, ये 2 सेंटेंस के बेसिस पे मैं तीसरा सेंटेंस बनाऊं, जिसको मैं कहता हूं कंक्लूजन, तो मेरा कंक्लूजन निकल के आता है देयरफॉर ऑल, इसको हटा देते हैं, ऑल एलिफेंट्स आर एनिमल्स, ठीक है? देयरफॉर ऑल एलिफेंट्स आर एनिमल्स। अब एक बार सभी सेंटेंस को पढ़ो, क्या सेंटेंस लिखा हुआ है? पहला सेंटेंस लिखा हुआ है कि ऑल मैमल्स आर एनिमल्स, ठीक? दूसरा क्या लिखा हुआ है? ऑल एलिफेंट्स आर मैमल्स। और तीसरा क्या लिखा हुआ है? ऑल एलिफेंट्स आर एनिमल्स। अब हम लोग को जो निकालना होता है यहाँ पे हम लोग को 3 चीज निकालनी होती है, ठीक है? 3 चीज निकालनी होती है। पहला क्या होता है? मेजर टर्म, दूसरा होता है माइनर टर्म, और एक और होता है जिसे हम कहते हैं मिडिल टर्म, ठीक? अब ये निकालते कैसे हैं? मेजर टर्म, माइनर टर्म और मिडिल टर्म बहुत आसान है। जो भी हमारा कंक्लूजन रहता है, जो ये सब आपको दिया रहेगा, ठीक है? ये सब आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में। तो जो भी आपका कंक्लूजन रहता है, उसी से आप पता लगा सकते हैं कि आपका मेजर टर्म क्या है, आपका माइनर टर्म क्या है और आपका मिडिल टर्म क्या है। कैसे? अब आप देखिए, जो भी शुरू में रहेगा, सब्जेक्ट में रहेगा, जो भी हमारा सब्जेक्ट में रहेगा, हाँ, अभी हमने डिस्कस किया है कि जो भी हमारा शुरू में रहेगा उसको हम सब्जेक्ट कह रहे हैं, जो भी हमारा बाद में रहेगा उसको हम प्रेडिकेट कह रहे हैं। जो भी हमारा सब्जेक्ट में रहेगा उसको हम बोलते हैं मेजर टर्म, और जो भी हमारा प्रेडिकेट में रहता है उसको हम बोलते हैं माइनर टर्म। तो एलिफेंट्स हो गया मेरा मेजर टर्म और एनिमल्स हो गया मेरा माइनर टर्म। अब जो बचता है उसको हम मिडिल टर्म कहते हैं, और मिडिल टर्म की एक खासियत है कि ये आपके दोनों प्रीमाइस में 2 बार रिपीट होता है। ये आपके दोनों प्रीमाइस में 2 बार रिपीट होता है। तो अब आप मुझे बताएँगे कि इन दोनों सेंटेंस में मिडिल टर्म क्या है मेरा? इन दोनों सेंटेंस में मिडिल टर्म क्या है मेरा? चलिए बताइए। आर होगा क्या सर? यस, रिस्पॉन्स प्लीज। आर। मैमल्स, ठीक है? क्लियर है? कौन सी चीज 2 बार रिपीट हो रही है शुरू में? मैमल्स। ये देखो, मैमल्स हमारा 2 बार रिपीट हो रहा है,
तो जो चीज हमारी 2 बार रिपीट होती है प्रीमाइस में, शुरू के 2 सेंटेंस में, उसी को हम कहते हैं मिडिल टर्म। तो अब आपको तीनों टर्म निकालना आ गया है। मेजर टर्म भी निकालना आ गया है, माइनर टर्म भी निकालना आ गया है और मिडिल टर्म भी निकालना आ गया। ठीक? अब एक और चीज, जहां भी हमारा मेजर टर्म होता है, कंक्लूजन के अलावा हमारा मेजर टर्म कहां पर है? मेजर टर्म क्या है हमारा? एलिफेंट। एलिफेंट कहां है हमारा? यहां पे। तो जहां भी हमारा मेजर टर्म रहता है उसको हम बोलते हैं मेजर प्रीमाइस, बड़ा वाला प्रीमाइस। ठीक? और जहां पे हमारा माइनर टर्म रहता है, माइनर टर्म क्या है मेरा? एनिमल्स। एनिमल्स कहां है? ऊपर। इसको हम बोलेंगे माइनर प्रीमाइस, छोटा वाला प्रीमाइस। और जो बच गया वो हमारा मिडिल टर्म हो गया। ठीक? तो मिडिल टर्म आपका 2 बार प्रेजेंट होता है। ठीक है? अब एक बार ध्यान से देखो, इस पिक्चर को एक बार ध्यान से देखो। हमारे फिगर 4 टाइप के होते हैं, फिगर 1, फिगर 2, फिगर 3 एंड फिगर 4। लेकिन ये डिसाइड कौन करता है कि फिगर कौन सा है? ये डिसाइड करता है हमेशा मिडिल टर्म, कि मिडिल टर्म कहां पे रहेगा, वो डिसाइड करता है कि हमारा कौन सा फिगर है। अब ध्यान से देखो इस फिगर में, फिगर 1 में देखो, मिडिल टर्म सभी ये जितने भी चीजें आपको दिख रही हैं, पहला वाला आपका सब्जेक्ट है और दूसरा वाला आपका प्रेडिकेट है। पहला वाला सब्जेक्ट है, दूसरा वाला प्रेडिकेट है। सब्जेक्ट प्रेडिकेट, सब्जेक्ट प्रेडिकेट। मिडिल टर्म पहले सेंटेंस में कहां पर है? सब्जेक्ट में है। ठीक? या सेम इसी का एग्जांपल देखो, ये देखो मिडिल टर्म कहां पर है? यहां पर सब्जेक्ट में है। और दूसरा वाला मिडिल टर्म कहां है? दूसरे सेंटेंस के प्रेडिकेट में है, जैसे यहां पर है। तो ये मेरा कौन सा फिगर हो गया? ये जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, ये मेरा कौन सा फिगर हो गया? ये मेरा हो गया फिगर 1। सभी को समझ में आया? ये पहला वाला जो एग्जांपल दिया है मैंने, सभी को समझ में आया? रिप्लाई करो हाँ या ना। मिडिल टर्म की प्लेसमेंट बताती है कि ये हमारा कौन सा फिगर है। क्लियर है सभी को? रेस्पॉन्ड करो सभी। अब एक बार ये देखो, अगर मेरा मिडिल टर्म दोनों पीछे पीछे साइड रहेगा तो वो हो जाएगा मेरा फिगर 2। अगर मेरा मैमल्स यहां लिखा रहता है ना, यहां यहां दोनों यहां यहां रहते मिडिल टर्म मेरे, तो ये कौन सा फिगर होता? फिगर नंबर 2। अगर मेरा मिडिल टर्म दोनों सब्जेक्ट सब्जेक्ट में रहता, आगे आगे रहता, मतलब इस जगह पे रहता तो दोनों, तो मेरा कौन सा फिगर होता? फिगर नंबर 3। अगर मेरा मिडिल टर्म ऐसा रहता, पहले वाले के आखिरी में होता और दूसरे वाले के स्टार्टिंग में होता, तो मेरा ये हो जाता फिगर नंबर 4। सभी को समझ में आ रहा है कि मिडिल टर्म की प्लेसमेंट बताती है कि ये हमारा कौन सा फिगर है। क्लियर है? तो मिडिल टर्म की प्लेसमेंट बता रही है यहां पर कि ये मेरा कौन सा फिगर है। ठीक? अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन देखना। ठीक है? इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन देखना आप। यहाँ पे क्या लिखा है? What can be correctly inferred from the mood OAO and figure second? ठीक? ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, ये भी आपका आया हुआ है, अभी रिसेंटली ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। ठीक है? मूड OAO। ठीक? मूड कौन सा है आपका? OAO। क्लियर है? मूड कौन सा है? OAO। ओ से कौन सा सेंटेंस आएगा? ओ से कौन सा सेंटेंस आ रहा है? सम कैट्स आर नॉट लॉन्ग हेयर्ड। ठीक? तो यहां से अगर मैं स्टार्ट करता हूं, ठीक, यहां से अगर मैं स्टार्ट करता हूं, सम कैट्स आर नॉट डॉग्स, ऐसे कर देता हूं। दूसरा क्या है? ए, ऑल, ऑल कैट्स आर वाइट, अगर मैं ऐसा लिख दूं। ठीक? और लास्ट वाला क्या है? वापस से ओ,
सम कैट्स आर नॉट व्हाइट। ठीक? मैं ऐसा कुछ अगर सेंटेंस आपके सामने लिख देता हूँ, आपको बताना क्या है यहाँ पर? यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि कौन-सा इसमें से सही है। अब आप देखो, मैंने जो आपको पढ़ाया है डिस्ट्रीब्यूशन, कि कौन-सा डिस्ट्रिब्यूटेड होता है और कौन-सा अनडिस्ट्रिब्यूटेड होता है। सिर्फ़ उसी में से आप पता लगा सकते हैं कि इनमें से कौन-सा सही है। ठीक है? अब यहाँ पे क्या पूछा है? मिडल टर्म इज़ डिस्ट्रिब्यूटेड इन द मेजर प्रीमाइस। ठीक? मिडल टर्म अगर मेरा ओ है मेरा, ठीक? तो ओ यहाँ पे देखिए सम कैट्स आर नॉट डॉग्स, यहाँ पे लिखा हुआ है ओ। अब आपको क्या बोल रहा है कि मिडिल टर्म इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द मेजर प्रीमाइस। ठीक है? तो मेजर प्रीमाइस हमारा कौन सा होगा, ये कैसे पता लगाएंगे आप? मेजर प्रीमाइस हमारा कैसे होगा, ये कैसे पता लगाएंगे आप? मैंने आपको यहाँ पे बताया कि जहां पे हमारा मेजर टर्म रहेगा, जहां पे हमारा मेजर टर्म रहेगा, उसको हम कहते हैं मेजर प्रीमाइस। ठीक है? क्लियर है? अब यहाँ पे 2-3 चीज़ें आपको बताई गई हैं कि मिडल टर्म इज़ डिस्ट्रिब्यूटेड इन द मेजर प्रीमाइस, मिडल टर्म अपीयर्स एज़ प्रेडिकेट इन द मेजर माइनर प्रीमाइस, या फिर मिडल टर्म इज़ डिस्ट्रिब्यूटेड इन द माइनर प्रीमाइस। ठीक है? तो ये थोड़ा-सा लेंथी हो जाएगा, या तो इसको हम डेमो क्लास जो हमारा 2 होगा, पार्ट 2 होगा, उसमें हम कवर करेंगे। ठीक है? तो ये भी हमारा थोड़ा-सा लेंथी हो जाएगा। अभी आप मुझे इतना बताओ कि आपको ये समझ में आया कि नहीं आया कि इसमें से कौन-सा फिगर होगा मिडल टर्म के रिप्लेसमेंट से? ये समझ में आया सभी को? इतना बताओ बस। बाकी चीज़ें हम कर लेंगे अगले वाले डेमो क्लास में। ये समझ में आया आपको? सभी रिस्पॉन्ड करो। हमको ये पता चल रहा है कि अगर मिडल टर्म मेरा कहाँ रहेगा, उस हिसाब से मैं बता सकता हूँ कि ये कौन-सा फिगर है, कौन-सा मूड है। क्लियर है? ठीक है? तो आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं क्योंकि ये बहुत लेंथी हो जाएगा। मैं आपके लिए डेमो क्लास 2 में ये वाला क्वेश्चन आपको सॉल्व करना सिखाऊँगा, जो आपका पेपर 1 में आ चुका है और जिसको बहुत सारे लोगों ने गलती किया है ना? जबकि ये क्वेश्चन ज़्यादा डिफिकल्ट था नहीं, आसान ही था। उसके बाद मैं आपको सॉल्व कराऊँगा जो अभी करंट में आया हुआ है, जून 2025 में देखो आया हुआ है। ये सारे क्वेश्चन्स अभी के हैं। अभी प्रीवियस ईयर अभी जो अभी आया है और इसके पहले वाले अटेम्प्ट में आया है, ये सारे क्वेश्चन्स अभी के हैं, सारे के सारे। तो मैं आपको वैसे ही क्वेश्चन्स कराऊँगा डेमो क्लास में भी, और मेरा जो कंटेंट रहेगा, हमारा जो भी कंटेंट रहेगा पेपर 1 के लिए, वो सारा इसी से रिलेटेड रहेगा। ठीक है? तो एक बार ये आप रिवाइज़ कर लेना। ये जो वीडियो है आज की, ये मैं अपलोड कर दूँगा यूट्यूब में, ठीक है? इसको आप एक बार जाके अच्छे से रिवाइज़ कर लेना, ठीक है? क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है और इससे हर साल क्वेश्चन्स बन रहे हैं। क्लियर है सभी को?